आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एरोमेटिसिटी का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने बहुत तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत कुछ बातें आपको सीखने को मिलने वाली है। और फिर लास्ट में हम यहीं पर सीखेंगे एक पॉलीगॉन रूल होता है, उस पॉलीगॉन रूल से हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे। बीएमओ और एबीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कुछ बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी रिएक्शंस, कि आखिरकार ये किस तरह की रिएक्शंस को दिखाते हैं। देखो, अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पुराने रिएक्शंस में लेके चलता हूँ, जहाँ पर आप लोगों ने एल्कीन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। ये आपके पास एल्कीन है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं Br2 लेके आता हूँ। जब हम एल्कीन का रिएक्शन Br2 से कराएंगे तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम मैंने ये पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, Br पॉजिटिव और ऐसे, तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही ये साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जो Br माइनस होगा वह Br माइनस क्या करेगा, अपोजिट साइड से आके अटैक कर देगा और यहाँ पर इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वह प्रोडक्ट यहाँ पर Br आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर Br आ जाएगा। ये रिएक्शन होती है आपके पास एल्कीन की। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि आपके पास एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो अगर मैं बेंजीन के एग्जांपल की बात करता हूँ, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पर सामने Br2 लेके आता हूँ और अगर हम ऐसे ही रिएक्शन करवाते हैं, क्या हुआ है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड हटकर क्या हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इस केस में भी क्या कर सकते हो, यही सोच सकते हो, एक डबल बॉन्ड हटाएंगे और 2 सिग्मा लगाएंगे, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। बस हमें इसी को समझना है कि यहाँ पर इनके केसेस में ऐसा नहीं होता। मतलब जो बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। जरा अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे और इस कंपाउंड को देखोगे तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है, एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। और आपने इन कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी ही लॉस कर दी है तो फिर इनकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। एरोमेटिसिटी एक तरह की स्टेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड में, जो एक्स्ट्रा उनको स्टेबल रखती है, प्रदान करती है, जो कि यहाँ पर गायब हो चुकी है। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस कभी देखने को नहीं मिलती। तो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। लेकिन अगर हम फिर रिएक्शन करने के ऊपर ही आ जाएं तो रिएक्शन करने के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये बेंजीन है, यहाँ पर सामने आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सामने Br2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, FeBr3 लिखोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों से FeBr3 आपके पास क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इस जगह से आपके पास आता है Br+, और Br+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाकर किसी भी पोजीशन से हटा दो और Br लगा दो। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने किया है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम बस इतना ही समझना चाहते हैं कि एडिशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं दिखाते, उसकी जगह पर यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। बाकी और डिटेल में जब हम एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन आप सबसे पहले ये बात को समझो कि आखिरकार ये कौन सी रिएक्शंस दिखाना पसंद करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही दिखाते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये हो चुकी है एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है स्टेबिलिटी।
देखो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसके ही जैसे एसाइक्लिक कंपाउंड से, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड से। ये बात तो हमने पहले भी कर रखी थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये वाली बात मैंने आपको जीओसी के टाइम पर भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस के ही एप्लीकेशन पार्ट में मैंने आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझाई थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाम है हमारे पास डायामैग्नेटिक करंट। ये एक नया टॉपिक है, नई बात है। हम लोगों ने डायामैग्नेटिक रिंग करंट, हम लोगों ने पिछली क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ बात की थी, जहां पर आपको मैंने शील्डिंग डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। तो वैसे ही उसी से रिलेटेड कुछ बात है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से बेंजीन है, लो बना दिया, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से H लगे हुए हैं। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ से इस जगह से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इस जगह से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है, मूवमेंट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है इस तरीके से, और यहाँ से भी आपको मूवमेंट इंड्यूस करंट की इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर इनका जो नेचर होता है वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, ठीक है। अब बात यह है कि जो आपके आउटर प्रोटॉन होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, वह क्या होते हैं, डी शील्डेड होते हैं। जो आउटर प्रोटॉन होते हैं वह डी शील्डेड होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा वैल्यू आती है केमिकल शिफ्ट की। वहीं पर अगर मैं इनर प्रोटॉन की बात करता हूं, तो जो इनर प्रोटॉन होते हैं वह क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। लेकिन यही चीज जब आप देखोगे तो एंटी एरोमेटिक के केस में जस्ट आपको अपोजिट लगेगा। तो जो वहां पर आउटर प्रोटॉन होंगे वो शील्डेड और उनकी वैल्यू कम, इस तरीके से जस्ट अपोजिट चलेगा एंटी एरोमेटिक केस में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है। ये सब बातें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइम और डिटेल में करने वाले हैं, बस इनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लिखना होना चाहिए ताकि आपको कुछ भी नया ना लगे। पहला रिएक्शन हो चुका है, दूसरा स्टेबिलिटी हो चुका है, तीसरा डायामैग्नेटिक रिंग करंट। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। देखो, मैं रेजोनेंस एनर्जी का यहाँ पर आपको मतलब नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मैंने बहुत ही डिटेल में जीओसी के टाइम आपको पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको रेजोनेंस पूरा टॉपिक पढ़ाया है, उसी के टाइम एप्लीकेशन पार्ट में ही मैंने रेजोनेंस एनर्जी बहुत अच्छा समझाया है, तो वहां से आप देख लेना। लेकिन अब रेजोनेंस एनर्जी क्या रोल प्ले करता है, क्या बातें बता के जाता है, वो मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगा। देखो, अगर किसी की रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू ज्यादा है तो हम बोलेंगे वहां पर उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है, और हम साथ साथ ये भी बोलेंगे वहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी भी वहां पर ज्यादा है। इतनी बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। तो अगर मैं कुछ रेजोनेंस एनर्जी वैल्यूज की बात करता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज में उठा लेता हूं। जैसे मान लो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड हैं, एक सबसे पहला बेंजीन है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास पिरिडीन है, फिर इसके बाद हमारे पास थायोफीन है, फिर हमारे पास पायरोल है, आपको पता ही एकदम अच्छे से पायरोल इस तरीके से होता है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, फ्यूरॉन है। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज की बात करता हूं तो जो सब की वैल्यू होगी वो किसमें होगी, किलो कैलोरी पर मोल। जो बेंजीन की वैल्यू होती है वो 36 वैल्यू होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद पिरिडीन की आपके पास 31 होती है, थायोफीन की आपके पास 29 होती है, पायरोल की आपके पास 21 होती है, एंड लास्ट में फ्यूरॉन की आपके पास 16 होती है। तो ये वैल्यू साफ साफ ये बता रही हैं कि यहाँ बेंजीन में एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है, या फिर रेजोनेंस एनर्जी तो आपको पता चल ही रहा है। फिर इस तरीके से आपके पास ये पूरा ऑर्डर चलता रहता है। जब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ से तो क्वेश्चन सीधे सीधे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कोशिश करना इन वैल्यूज को थोड़ा
याद रखने की, जो कि आपके आगे काम आने वाली है। तो ये तो बात हो चुकी है हमारी रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी है NICS। देखो, सबसे पहले ये टॉपिक अपने आप में एकदम नया टॉपिक है, आज तक नहीं पढ़ा था कोई भी, लेकिन ये जो पूरा डेटा है वो एक बुक है कैरी सैंडबर्ग, उससे उठाया है। देखो, ऐसे तो ये जो एरोमेटिक चैप्टर है वो किसी बुक में नहीं दिया पूरा, चाहे क्लेडन पढ़ो, नैंस पढ़ो, या फिर बहुत अच्छी बुक्स है, ज्यूफिल नैंस हो गया, कैरेथर हो गया, क्लेडन हो गया, इनमें कभी भी कंप्लीट चैप्टर नहीं दिया। लेकिन कैरी सैंडबर्ग इकलौती बुक है जिसमें पूरा एरोमेटिक चैप्टर कंप्लीट दिया है, तो वहां से ये मैं डेटा उठा रहा हूँ। अभी तक तो क्वेश्चन इसका नहीं आया, लेकिन इसका आ सकता है। जैम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन नेट गेट वाले स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैम वाली भी स्किप क्यों करो, अगर अभी सीख लोगे, एक बार नोट्स बन जाएंगे तो आगे फ्यूचर में तो काम आएगा ही। तो कुछ ज्यादा सीखो, ये मैं हमेशा कहता हूं, कम सीखना कभी मत। और ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। देखो, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट, NICS। अब ये होता क्या है, ये कॉम्प्यूटेशनल मेथड होता है। एक केमिस्ट्री होती है कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री, तो उसी में यह एक कॉम्प्यूटेशनल मेथड होता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक शील्डिंग। बस इतनी आपकी जानकारी ये होनी चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए, यदि आपके पास NICS की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब जो आपके पास स्पीशीज है वो क्या है, एरोमेटिक है। और यदि आपके पास NICS की वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ जाइएगा वह आपके पास स्पीशीज एंटी एरोमेटिक है। तो मतलब ये जो NICS की वैल्यू होती है ये हेल्प करती है हमें क्या पहचानने में कि वेदर कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर बहुत डिफिकल्टी से पता लगाया जा सकता है कि वह एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन की यहाँ पर जो वैल्यू होती है -10.6 इसकी वैल्यू आती है। ऐसे ही अगर हम नेफ्थलीन की बात करते हैं -10.8 ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने ये देखा होगा, इसका नाम है एंथ्रासीन। तो इसमें यहाँ तो होती है -9.9, यहाँ एंड में भी -9.9 और यहाँ अंदर की तरफ होती है -13.1। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम बोलेंगे बाहर से अंदर आने की तरफ यहाँ पर एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती है। इसका एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन बस आपको इतना यहाँ पर ये ध्यान रखना है या फिर देना है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको इसके थ्रू समझा दी। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इतना टिपिकल नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे पास सारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, अगर हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, इट डज नॉट फॉलो हगल्स रूल। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, ये हगल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब उसके बाद जो यहाँ पर अगली बात है वो है, ये किस तरीके का पैरामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। और यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते थे उसमें जो आउटर प्रोटॉन होते थे वो क्या होते थे, डी शील्डेड होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, शील्डेड है। और जो इनर प्रोटॉन है वो क्या है, डी शील्डेड है, जस्ट अपोजिट टू एरोमेटिक कंपाउंड्स।
ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है टू द पॉइंट? पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं और वह एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइन। ये वो एग्जाम्पल है जो बहुत परेशान करता है और इसकी केमिस्ट्री अपने आप में ही अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो हम इसकी स्टार्टिंग ही करते हैं बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता है 1.56 एंगस्ट्रॉम और ये वाली जो बॉन्ड होती है ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ होती है। मतलब ये आपके पास स्क्वायर नहीं होता है, यह आपके पास रेक्टेंगुलर होता है। सबसे पहले ये जो आपका मिसकंसेप्शन है या फिर ये आपका जो डाउट है, इसको आप खत्म करो। इसमें एक तरह की बॉन्ड लेंथ नहीं होती, इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ होती हैं और दोनों ही बॉन्ड लेंथ की ये वैल्यू होती है। क्लियर है इतना यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पर कुछ इसकी बातें करते हैं। ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इस ओपन चेन कंपाउंड से करता हूं तो ये वाला कंपाउंड क्या है? ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। हमने बात कर रखी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो अपने ही एसाइक्लिक वाले से ज्यादा स्टेबल हो और एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जो अपने ही एसाइक्लिक से कम स्टेबल हो। क्लियर है? तो ये आपको मैंने एक बात बता दी। अब क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसको सिर्फ क्या चाहिए? मौका चाहिए रिएक्शंस करने का, और जैसे ही वो मौका रिएक्शंस करने का मिल जाएगा वो रिएक्शंस वहां पर हो जाएंगी। मतलब ये अपने आप को इस स्टेज में या इस तरीके से एडजस्ट नहीं करना चाहता। फिर भी अगर बात करें ये एडजस्ट करता है, लेकिन एट लो टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर। लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह जैसी चीजें होती रहती हैं, जिसमें से एक डाइमराइजेशन होता है जहां पर अपने ही जैसे कंपाउंड के साथ मिलकर डाइमर का फॉर्म करता है। दूसरा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आप लोगों ने सुनी तो है, लेकिन अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो उसका मैं आइडिया दूंगा कि यहाँ पर उसमें वह ट्रैपिंग एजेंट की तरह बिहेव किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, और वह दोनों ही तरह से बिहेव कर सकते हैं। डाइइन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये जो टर्म मैं ले रहा हूँ आगे चल के यूज होंगे तो परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। फिर हम अगर इसको रूम टेम्परेचर पर भी एडजस्ट करवाना चाहें, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी एडजस्ट करवाना चाहें, तो ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे? अब वो सारी केमिस्ट्री हम लोग इससे रिलेटेड डील करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से साइक्लोब्यूटाडाइन है यहाँ पर। तो इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होती है वह होती है डाइमराइजेशन रिएक्शन। देखो अगर हम डाइमराइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपने ही तरह के कंपाउंड के साथ मिलके, अपने ही जैसे कंपाउंड के साथ मिलके क्या कर जाएगा? डाइमर का फॉर्म कर जाएगा। और ये डाइमर का फॉर्म कैसे करेगा? यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो हम बात करते हैं, अगर इसकी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी बात की जाए कि किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसकी दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक तो क्या कर सके हैं, इसको डाइनोफाइल की तरह बात कर सकते हैं, जहां पर हम रिएक्शन थोड़ा सा देखना किस तरीके से बताने वाला हूं मैं। यहां पर आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। ये जो आपके पास लिखा है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डाइइन, और यहाँ पर जो ये लिखा है इसको हम बोलेंगे डाइनोफाइल। हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। अब वहाँ पर हीट और फोटोकेमिकल कंडीशन ये सब मैं नहीं दिखा रहा, वो बात अलग है। बस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होगा क्या। ये वाला क्या है, इस तरीके से है, या फिर आप इस डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा दो, ये यहाँ से बॉन्ड बनेगी, यहाँ जाएगी, और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे बनेगी। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर ट्रैपिंग एजेंट हो तो ट्रैपिंग एजेंट के लिए ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है। अब ज्यादा दिल पे मत लेना ये सब रिएक्शंस, हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं। मैंने लिखा है पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बातें हैं। अभी नोट्स आपके अच्छे बन जाए, थोड़ी सी जानकारी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद ये ऐसे भी बिहेव कर सकता है कि यदि आपके पास यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ एरो पर आपके पास कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड OET इस तरीके से, तो यहाँ पर अब ये इस बार किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइईन की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस वाले केस में आपके पास क्या होने वाला है, देखना ध्यान से, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ, और ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो आप। जब मतलब यहाँ पे तो वो शिफ्ट होगा ही, यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरीके से, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन होने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पर ये जो आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये डाइनोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और डाइईन की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को होने के लिए दो ही कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक तो आपके पास डाइईन चाहिए होता है और एक आपके पास डाइनोफाइल चाहिए होता है। तो चलो ये तो बात हमने इसकी कर चुकी है। अब लेकिन अगर सवाल आ जाए कि हमें इस साइक्लोब्यूटाडाइन को हाई टेम्परेचर पर भी एडजस्ट करवाना है, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी एडजस्ट करवाना है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। तो अब वही बात हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि जो हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन है वो सिर्फ लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ना करे, हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करे, तो किस तरीके से वो कर सकता है। तो हमारे पास दो केस होते हैं। एक तो सबसे पहला केस होता है बाय इंक्रीजिंग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या करते हैं हम लोग, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर दें। तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास ये साइक्लोब्यूटाडाइन है और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, TBU, ऐसे ही TBU, और यहाँ पर भी TBU स्टैंड फॉर टेट ब्यूटाइल ग्रुप। इस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप लगा दें। अब इससे क्या होगा, यदि आप ये बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो बड़े बड़े ग्रुप लगा देने से यहाँ पर ऐसा ही मॉलिक्यूल पास में नहीं आएगा, और अगर पास में नहीं आएगा तो यहाँ पर डाइमराइजेशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहला केस ये होगा। मतलब इसको अगर आप देखना चाहो कि ये पास में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, तो इसको देखने के लिए आप ऐसे देखो, ये TBU जो ग्रुप होता है वो ये वाला ग्रुप होता है। इतना बड़ा ग्रुप, भारी भरकम ग्रुप होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी विसिनिटी में आने ही नहीं देगा, और जब आने ही नहीं देगा तो वहां पर डाइमराइजेशन भी होने नहीं देगा। तो सबसे पहला आप क्या कर सकते हो, अगर हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, जैसे रूम टेम्परेचर पर, तो आप वहां पर क्या कर दो, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज कर दो। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होता है, पुश पुल इफेक्ट। आपने सुना तो होगा, मैं आज बता भी देता हूं कि आखिरकार पुश पुल इफेक्ट होता क्या है। देखो, अगर पुश पुल इफेक्ट की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है आपके पास NH2 है, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OET, ऐसे ही यहाँ पर क्या है NH2 है और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OET। पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। अरे इसमें हमने अभी तक क्या करवाया, रेजोनेंस करवाया। ये वाला ग्रुप आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो। अभी हम सिर्फ एक वाले पार्ट में ही सीख लेते हैं, OET। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CO माइनस और यहाँ पर आ जाएगा OET। बाकी ये वाला एज इट इज ऐसे रहेगा। तो मतलब ये भी रूम टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इसको क्या मिल जा रही है,
स्टेबिलिटी मिल जा रही है। तो ऐसे दो तरीके हो सकते हैं जहां पर या तो इंक्रीजिंग कर दो एल्काइल सब्सटेंट, या फिर आप लोग पुशफुल इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वो लगा दो। तो इस तरीके से वह अपने रूम टेम्परेचर ही एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये हमारे पास होती थी प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमने साइक्लोब्यूटाडाइन सॉल्यूट सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक इसी में ऐड करते हैं, पॉलीगॉन रूल, कि आखिरकार किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं फ्रॉस्ट साइकिल को जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगॉन रूल। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, पॉलीगॉन रूल हमें हेल्प करता है कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक उसको पहचानने में, पहली बात। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रख के ही हमें उस तरीके से डायग्राम बनाना होता है। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दी है, फिर भी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू इन रूल को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, ड्रॉ द रिंग कीपिंग वर्टेक्स एट द बॉटम। हमने रिंग बनाया है जहां पर वर्टेक्स जो है वो हमने बॉटम पर रखा हुआ है। उसके बाद ड्रॉ द सर्कल थ्रू दिस वर्टेक्स, पूरा सर्कल हमने पूरा का बना दिया है। फिर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो हमने पूरे सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, एक हाफ वो वाला और एक हाफ ये वाला। फिर ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कार्बन। देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, वर्टेक्स ही कार्बन दिखाती है यहाँ पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। लास्ट पॉइंट है, जो बिलो लाइन होते हैं, मतलब इस लाइन के नीचे होंगे वो बीएमओ होंगे, इस लाइन के जो ऊपर होंगे वो एबीएमओ होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो इस लाइन पर ही अगर होते तो उसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन सर सवाल ये है कि आखिरकार पता कैसे चलेगा। तो देखो, पता चलने का मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास बेंजीन है, ये सबको पता ही है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यदि आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे क्या है आपके पास पेयर्ड फॉर्म में है, तो आप बोल सकते हो यह आपके पास एरोमेटिक है। अब मान लो आपको इस कंपाउंड को बताना है, इस कंपाउंड को टोटल कितने हैं, 4 हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 4 हैं, तो 4 को कैसे भरोगे, सबसे पहले तो इस नीचे वाले पॉइंट पर भरोगे आप, यहाँ पर 1 2, और फिर जब ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है सेम, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरीके से तो भरोगे। और ये कैसा नेचर आ रहा है इनका, पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है। तो जो पैरामैग्नेटिक मतलब या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो होता है एंटी एरोमेटिक की पहचान, और जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मतलब डायमैग्नेटिक हो वो होता है एरोमेटिक की पहचान। ये हमने बात कर रखी है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, तो कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से आ रहा है। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट होता है, और डिटेल बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो फिर हम लोग एमओटी वाले पार्ट में आ जाएंगे, जहां पर मुझे बीएमओ, एबीएमओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सारे इंटरेक्शन नोट्स वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें करनी होंगी। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस था वो प्रॉपर्टीज पे था और पॉलीगॉन रूल पे था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके स्टार्ट होंगे, जहां पर मैं कुछ डिफरेंट मिसलिनियस कंपाउंड्स होंगे उनकी एरोमेटिसिटी से बात करूंगा। जैसे मीजो आयनिक कंपाउंड आपने पहले नहीं सुने होंगे, ऑक्सो कार्बोनिक कंपाउंड्स, इस तरह की हम लोग बात करेंगे।